हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पेडागोजी के इन टर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे। चाहे आप किसी भी टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप तैयारी कर रहे हो एमपी सेट एग्जाम की। जी हां, एमपी सेट एग्जाम के सिलेबस में भी क्लियर मेंशन है कि आपको इंग्लिश पेडागोजी आपकी एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। आप यूनिट 7 उसकी देख सकते हो, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इंग्लिश पेडागोजी आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए बिना किसी तरीके में शुरू करता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज फोनिम्स। देखिए, फोनिम्स बेसिकली साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, है ना। फोनिम मतलब साउंड, फोन मतलब साउंड, आपको ऐसे ध्यान रखना है। इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग इटसेल्फ, बट व्हेन यू पुट फोनिम्स टुगेदर दे मेक वर्ड्स। देखिए, फोनिम जो होता है ना, ये कोई भी एक अक्षर आप मान सकते हो, जैसे कि ए, बी, सी, या फिर पीएच मतलब होता है फ, टीएच मतलब था। तो कोई भी जब इंडिपेंडेंट फोनीम होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब 2 से 3 फोनीम एक साथ मिलते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं एक वर्ड। तो उस वर्ड का मीनिंग हो सकता है, लेकिन फोनीम का कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के लिए ये मैंने यहां पर शब्द लिखा कार। अब देखिए, कार जो शब्द है, इस वर्ड का एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है, लेकिन कार के अंदर 3 अलग अलग फोनीम का यूज हुआ है। पहला है सी, दूसरा है ए और फिर है आर। तो ये 3 अलग अलग फोनीम है और इन फोनीम का इंडिपेंडेंट कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हम तीनों को एक साथ मिला देते हैं तो एक वर्ड बन जाता है और उसका एक मतलब निकलता है ना। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? फोन मींस साउंड। अब देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल लेटर्स होते हैं 26, यानी कि 26 अक्षर होते हैं, लेकिन ये 26 अक्षर मिलकर बनाते हैं 44 साउंड्स, यानी कि 44 अलग अलग प्रकार के जो साउंड है ये निकलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। उन 44 को भी अगर हम बाइफर्केट करें तो 20 होते हैं उसमें आपके ववेल साउंड और 24 होते हैं इसमें आपके कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, फोनीम जो है ये क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। और फोनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ साउंड। जब भी हम साउंड की स्टडी करते हैं उसे बेसिकली कहा जाता है फोनोलॉजी। आई होप आपको ये शब्द समझ में जरूर आए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं एग्जांपल से, है ना। ये जो शब्द लिखे हुए सोक, टॉप, पेग, नेम, मेट, है ना, तो इनमें अलग अलग फोनीम का वर्ड का जो है कि यूज हुआ है। तो ये इस एग्जाम्पल से आप क्लियरली समझ पाएंगे कि वर्ड के अंदर अलग अलग फोनीम का यूज होता है, लेकिन फोनीम का कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है। जबकि अगर हम 2-3 फोनीम को एक साथ मिलाकर एक शब्द बनाए तो उस शब्द का एक इंडिपेंडेंट मीनिंग जरूर होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज मॉर्फीम। देखिए, मॉर्फीम बेसिकली होता है स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, है ना। ध्यान देना, शब्दों पर ध्यान देना। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज, यानी कि मैं इसे कह दूं कि अर्थ की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं मॉर्फीम। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड इज नोन एज मॉर्फीम। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसको ऐसे समझिए कि कोई एक शब्द है, जैसे कि एक शब्द है अनसेफ, यहां पर लिखा हुआ है अनसेफ। अब देखिए, अनसेफ में जो सबसे छोटा वर्ड है जिसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग है वो है आपका अन, है ना। तो अन का एक इंडिपेंडेंट मीनिंग निकल रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका मॉर्फीम, है ना। तो ऐसा छोटे से छोटा शब्द जो अपना एक स्पेशल मीनिंग रखता हो उसे कहा जाता है मॉर्फीम। अब देखिए, मॉर्फोलॉजी क्या होती है? तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, है ना। तो शब्दों की जो स्टडी होती है उसे कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। एंड हाउ दे फॉर्म, यानी कि शब्द बनते कैसे हैं, है ना, उनका रिलेशनशिप क्या होता है। तो इस तरीके से उस स्टडी को, पूरी की पूरी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो आई होप ये दोनों शब्द भी आपको समझ में जरूर आए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज सिंटैक्स। अब देखिए, ये तो बहुत सिंपल है। In this structure of a sentence is important. This means the sentence should follow the grammatical rules and the subject, object and verb. आपने देखा होगा, हिंदी हो गई या इंग्लिश हो गई, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई सा भी वाक्य कहते हैं तो हम प्रॉपर ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करते हैं। यानी कि ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिर हम वर्ब की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो जब ये प्रॉपर एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि प्रॉपर जो सिस्टम ऑफ रूल्स को अगर फॉलो किया जाए तो वो होता है आपका सिंटैक्स, है ना। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई एम ए बॉय। अब इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जब ये कॉम्बिनेशन रहता है
इसे हम कहते हैं प्रॉपर सिंटैक्स। अब हम समझते हैं व्हाट इज सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या होता है? देखिए, सिमेंटिक व्हेन ऑल द वर्ड्स इन ए सेंटेंस हैव ए मीनिंग, यानी कि ये कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें अगर सारे शब्दों का एक मीनिंग हो तो उसे हम कहेंगे सिमेंटिक। देन इट इज नोन एज ए सिमेंटिक सेंटेंस, द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस। एग्जाम्पल, राम गोज टू स्कूल। लेकिन अब देखिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? अब देखिए, ये जो एग्जाम्पल है सिमेंटिक का, राम गोज टू स्कूल, इसमें हर वर्ड का एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है, तो इसे तो हम कह देंगे सिमेंटिक। लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने, है ना, सीमा ड्राइव्स ए बाइसिकल। अब देखिए, इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं, इसमें जो शब्द है उनका अलग अलग मीनिंग तो निकल रहा है ना। सीमा ड्राइव्स ए बाइसिकल, ये क्लियरली अलग अलग शब्द का मीनिंग निकल रहा है। पहले इन्होंने सब्जेक्ट भी लिखा, फिर बीच में वर्ब आई, है ना, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यानी कि इस सेंटेंस का क्या ठीक है, इस सेंटेंस का सिंटेक्स तो ठीक है, लेकिन इसका सिमेंटिक गलत है। सर सिमेंटिक गलत क्यों हुआ? क्योंकि जो वर्ड है ना सेंटेंस के अंदर, उनका प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ भी निकले। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, जो बाइसिकल होती है उसको राइड किया जाता है, ना कि ड्राइव किया जाता है। भाई ड्राइव तो कार को किया जाता है। यानी कि यहां पर ये जो शब्द यूज हुआ है ड्राइव, इसकी बजाय यहां पर शब्द यूज होगा राइड। तो यानी कि ये जो सेंटेंस है इसका सिमेंटिक गलत है, लेकिन इसका सिंटेक्स सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सिमेंटिक एंड सिंटेक्स बोथ रेफर टू सेंटेंसेस। Semantic refers to the only meaning of the sentence, but syntax refer to the structure of rules of a sentence। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच गई होगी। फिर हम समझते हैं व्हाट इज एलिप्सिस। अब देखिए, इट इज ए पंक्चुएशन मार्क। ये एक पंक्चुएशन मार्क होता है कंसिस्टिंग ऑफ 3 डॉट्स। आपने देखा होगा बहुत जगह पर किसी बड़े सेंटेंस को कहते वक्त कुछ बीच की जो बातें हैं उनको हाइड कर दिया जाता है और उनकी जगह पर ये पंक्चुएशन मार्क का यूज किया जाता है, उसे ही एलिप्सिस कहते हैं। एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल मान लीजिए आप कहना चाह रहे हैं कि आफ्टर स्कूल आई वेंट टू हर हाउस, यानी कि स्कूल के बाद मैं उसके घर पर गया। विच वॉज ए फ्यू ब्लॉक्स अवे, वो कुछ दूर यानी कि कुछ मील वो दूर था वो घर। एंड देन केम होम, और फिर उसके बाद मैं घर पर आया। अब देखिए, छुट्टी के बाद यानी कि स्कूल के बाद मैं उसके घर पर गया, यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसमें एक एडिशनल सेंटेंस है विच वाज ए फ्यू ब्लॉक्स अवे। तो हम इस सेंटेंस को क्या रिमूव कर सकते हैं, यानी कि इसको हाइड कर सकते हैं। अब इसको हाइड अगर हम करेंगे तो क्या इस पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज होगा? क्या नहीं होगा। यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐसा हो जिसका कोई यूजफुल मीनिंग ना हो, यानी कि अगर हम उसको हाइड भी कर दे तो भी उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा, तो उस तरह की सेंटेंस में उस प्रॉपर सेंटेंस को हाइड करने के लिए 3 अलग अलग डॉट्स का यूज किया जाता है, उसे ही बेसिकली एलिप्सिस कहा जाता है। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। देखिए, लिखा भी यही है, वी रिमूव द वर्ड्स विच वाज ए फ्यू ब्लॉक अवे एंड रिप्लेस्ड देम विद एन एलिप्सिस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ इट्स ओरिजिनल कोड। तो इस शब्द का मीनिंग भी हो गया प्रॉपर तरीके से, यानी कि मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और हमने हमारी बात कम शब्दों में कह भी डाली, तो वहां पर आपका यूज होता है एलिप्सिस का। तो आई होप आपको ये चारों 5 टर्म समझ में आएंगे। अब देखिए, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, ए वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, यानी कि कोई भी जो शब्द होता है वो अपना मीनिंग कहां से पाता है, उसको अपना मीनिंग कहां से मिलता है। आपके 4 ऑप्शन है, फ्रॉम डिक्शनरी ओनली, स्पेलिंग, फ्रॉम इट्स ओरिजिन, या फिर इन रिलेशन टू इट्स कंटेक्स्ट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इन रिलेशन टू इट्स कंटेक्स्ट, यानी कि किसी भी शब्द को उसके कंटेक्स्ट से ही उसका मीनिंग पता चलता है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ही शब्द को आप अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस भी कंटेक्स्ट में उस शब्द को यूज किया है प्रॉपर उसका मीनिंग वहां पर निकलेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इन रिलेशन टू इट्स कंटेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए फोनिम इज ए डिप्थोंग, ए वोवेल, ए सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, या फिर ए सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए, ये जो डिप्थोंग है, डिप्थोंग, मोनोप्थोंग, ये क्या होता है इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, है ना। बेसिकली ये वोवेल के ही टाइप है, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्लियरली ये चीजें समझ में आ जाएगी।
उसमें मैं आपको फोनेटिक साउंड क्या होता है उसके बारे में भी जरूर बताऊंगा। अब बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए फोनीम अभी हमने पढ़ा है जस्ट कि इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, है ना, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। अगर मैं हिंदी में कहूं तो फोनीम को कहते हैं ध्वनिम, यानी कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है फोनीम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा द सेंटेंस मेडम ड्राइव ए बाइसिकल इज। अब देखिए वही एग्जांपल आ गया जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें क्या हुआ है भैया, इस सेंटेंस के अंदर क्या सही है और क्या गलत है। अब इसका आंसर तो आप सभी को पहले से ही पता है ना। तो इस सेंटेंस के अंदर आपका सिंटेक्स तो सही है, पहले सब्जेक्ट आया, बीच में वर्ब भी आई, लास्ट में ऑब्जेक्ट आया, यानी कि सिंटेक्स तो सही है, लेकिन सिमेंटिकली ये जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट सिंटेक्टिकली बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा द सेट ऑफ रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज बाय विच सेंटेंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड नॉन एज। बताइए, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है ये तो। द सेट ऑफ रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज बाय विच सेंटेंसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड, बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंटेक्स, है ना। सिंटेक्स के अंदर ही सेट ऑफ रूल्स रहता है, पहले सब्जेक्ट रहता है, बीच में वर्ब रहता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है, और हम प्रॉपर सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा द स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड, यानी कि मीनिंग की स्टडी को क्या कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। देखिए फोनोलॉजी क्या होती है, फोनोलॉजी होती है स्टडी ऑफ साउंड, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो है कि सिमेंटिक्स, है ना। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मीनिंग, फिर आता है आपका सिंटेक्स, और लास्ट आता है सिमेंटिक। तो द स्टडी ऑफ मीनिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब किसी भी सेंटेंस के अंदर हम मीनिंग की स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है सिमेंटिक, लेकिन जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मीनिंग की उससे कहा जाता है मॉर्फोलॉजी, है ना, मॉर्फिम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। मॉर्फिम कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, और अगर उसकी स्टडी करें तो उसे हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, काफी मिले जुले ये शब्द है, लेकिन ठीक है आपको समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। बताइए फिलोजी, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स या लिंग्विस्टिक। काफी इजी क्वेश्चन है। तो भैया इसका सही आंसर होगा लिंग्विस्टिक, यानी कि जब हम लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करते हैं उससे कहा जाता है लिंग्विस्टिक्स। देखिए इस तरह के क्वेश्चन सीटेड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो होप सो कि आपके एमपीटेड एग्जाम में भी ये पूछे जाएंगे, है ना। तो इस तरह के इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप एग्जाम में हर क्वेश्चन बना पाएंगे। देखिए ये नोट्स अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते हैं मात्र 299 रुपीज में। ये सारे के सारे नोट्स अवेलेबल है, जिसमें आपको पेडागोजी से लेकर तो पूरे जो भी 120 मार्क्स का आपका एमपीटेड ग्रेड 2 का सिलेबस है ये पूरा इसमें कवर रहेगा। साथ ही साथ आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। तो जल्दी से इन नोट्स को परचेस करिए और अपनी तैयारी को एक प्रॉपर और स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।